Welcome students. In the previous video, we have discussed the examples of finite abelian groups. Okay, and in the today's class we will discuss more examples related to it. Okay, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने cube roots of unity, the set of all three cube roots of unity and set of all fourth root of unity. ठीक, तो इसका जो सेट था, set of all fourth roots of unity 1 minus 1 I minus I and set of all three cube roots of unity 1 omega square. इन दोनों सेट के लिए हम लोगों ने दिखाया था कि ये दोनों सेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के संग क्या बनाते हैं, एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाते हैं. ठीक, दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक, ऐसे ही अगर हम एक सेट लेते हैं द सेट ऑफ 5 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसे भी हम देख सकते हैं कि वो भी मल्टीप्लिकेशन के संग क्या करेगा, एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाएगा. ठीक, 1/6 रूट लेते हैं तो वो भी एक क्या करेगा, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाएगा. ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, एक पर्टिकुलर नंबर 3, 4, 5, 6 ये ना लेकर एक जनरल टर्म लेंगे n और प्रूफ करेंगे कि जनरल टर्म n लेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, हमारे पास एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसके सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक, सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक, और ये मिलेगा कैसे हमारे एलिमेंट्स, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें. ठीक, तो हमें एलिमेंट्स जी के कैसे मिलेंगे, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास n वैल्यूज x की आएंगी, तो वो n वैल्यूज जो है वो क्या बनेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट S. ठीक, तो सबसे पहले ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो सेट है उसके एलिमेंट्स कैसे हैं वो हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस सेट जी, अगर हम जी नोटेशन देते हैं फॉर द सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, तो हमें जी में एलिमेंट्स कैसे हैं वो निकालना है. और वो हमें कैसे मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे बाय द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इक्वल 1 n. ठीक, तो हमें इन्हें सॉल्व करके n वैल्यूज x की निकालनी. ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए इस 1 को लिख सकते हैं 1 + 0.i टू द पावर 1/n, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर है हमारा. ठीक है, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं cos 0 प्लस sin 0 इंटू i टू द पावर 1/n. ठीक, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई होल टू द पावर 1/n. ठीक, जहां पर हमारा r जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक, पॉजिटिव r कोई भी इंटीजर है. ठीक, cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई होल टू द पावर 1/n. ठीक, वेयर r इज एनी इंटीजर. ओके, नेक्स्ट स्टेप में डी माइवर्स थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं cos 2r पाई बाई n प्लस i sin 2r पाई बाई n. ठीक, तो ये स्टेप आने के पहले ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 2r पाई कैसे है. ठीक, cos जो होता है हमें पता है, cos फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है और ये हर 2 पाई एंगल बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं. ठीक, तो cos 0 की जगह हम लोग लिख सकते हैं cos 0 + 2r. ओके, इसी तरह sin 0 साइन फंक्शन जो है वो भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू भी जो है हर 2 पाई एंगल बाद रिपीट होती है. तो sin 0 पे जो वैल्यू होगी वही sin 0 पे जो वैल्यू होगी वही sin 0 + 2 पाई पे होगी. ठीक, वही वैल्यू sin 0 + 4 पाई पे होगी, वही वैल्यू sin 0 + 6 पाई पे होगी. ठीक, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin 2r पे. ओके, क्योंकि साइन जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 पाई. ठीक, अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर ये हमें मिला बाय डी माइवर्स थ्योरम. बाय डी माइवर्स थ्योरम. ठीक, ये थ्योरम कहता है कि अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा
पावर n है, जहाँ पर n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। ठीक, एन यहाँ पर इंटीजर, फ्रैक्शन या नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इस फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तो यहाँ 1/n था हमारा, तो ये 1/n इस एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये स्टेप मिला हमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक, इसके बाद हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं e टू द पावर i 2r पाई बाई n। अब ये कैसे है? ये हम सभी लोग जानते हैं, आइलर्स थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके हिसाब से, बाई आइलर्स थ्योरम e टू द पावर i थीटा इक्वल cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर हम थीटा की जगह हमारे पास क्या है? 2r पाई बाई n। यहाँ थीटा की जगह हमारा क्या है? 2r पाई बाई n। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा वैल्यू आई, ये हो गया x इक्वल e टू द पावर i 2r पाई बाई n। हमें n रूट चाहिए, यानी n वैल्यूज चाहिए x की। तो वो वैल्यूज हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम r की वैल्यू 0, 1, 2 यहाँ से स्टार्ट करके n-1 तक दे दें इसी में, तो हमें x की n वैल्यूज मिल जाएगी, या r की वैल्यू हम क्या करेंगे? 1 से लेकर n तक दे देंगे। ठीक, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई r की वैल्यू हम देते हैं तो हमें कोई ना कोई वही एलिमेंट x की कोई वही वैल्यू मिलेगी जो ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक, अगर r की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, n-1 इसके बाद n भी अगर रखते हैं तो वो वैल्यू सेम होगी जो r इक्वल 0 के लिए हमको मिली। ठीक, तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं वैल्यूज को कंसीडर करेंगे और n वैल्यूज हमें x की मिलेंगी। इसके अलावा जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होंगी अगर हम r की अलग वैल्यूज रखते हैं। और हमको पता है कि कोई भी सेट जो होता है उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे होते। ठीक, जैसे मान लीजिए 1, 1 ओमेगा ओमेगा लिखा है, तो इस सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओमेगा। ठीक, तो केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज रखने पे मिलेंगी। बाकी अगर कोई वैल्यू आर की पुट करते हैं तो जो पहले ही एलिमेंट्स आ चुके हैं उन्हीं में से कोई एलिमेंट मिल जाएगा, तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो जो हमारे n रूट्स है, हम r की वैल्यू 0 से n-1 तक रखते हैं, तो देखते हैं x की वैल्यूज क्या क्या मिलती है। ठीक, r की वैल्यू जैसे ही हम 0, 1, 2, 3 इस तरह से रखते हैं, तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो होंगे g के एलिमेंट्स। सबसे पहले r की वैल्यू 0 रखते ही हमें मिलेगा 1। ठीक, फिर r की वैल्यू 1 रखते ही हमें मिलेगा e टू द पावर 2 पाई i बाई n। नेक्स्ट मिलेगा e टू द पावर 4 पाई i बाई n। ठीक, और इस तरह करते करते e टू द पावर लास्ट वैल्यू जब n-1 रखेंगे तो n-1 पाई i बाई n। ठीक, ये वैल्यूज हमको मिलेंगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऑल द एलिमेंट्स ऑफ g, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ g। ठीक, इसे और सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा n-1, जहाँ पर ओमेगा क्या है हमारा, वेयर ओमेगा इक्वल e टू द पावर 2 पाई i बाई n। अगर ये पुट करते हैं तो ये हमारे ये जो सारी वैल्यूज है वो इस सिंपल फॉर्म में होगी। ठीक है, अब हमारे पास सेट हो गया जी। इस सेट को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, इस सेट को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ सेट G, ठीक, विथ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा। अब हमें यही शो करना है। ठीक, तो अब सारी चीजें जो है, सारे एक्सियम्स वो एक के बाद एक हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास सेट क्या हो गया, फाइनली सेट हमारे पास हो गया, सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो हमारा हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा n-1। ठीक, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमारी है e टू द पावर 2 पाई i बाई n। ठीक, ओमेगा की वैल्यू है वेयर ओमेगा इक्वल e टू द पावर 2 पाई बाई n, और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहला हमारा है क्लोजर। फर्स्ट जो लॉ है वो है क्लोजर लॉ। मान लिया हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए a b g के अंदर। ठीक,
तो अगर ए बी जी के एलिमेंट्स हैं तो ए क्या होगा, ए भी एक nth रूट होगा यूनिटी का, बी भी क्या होगा, एक nth रूट होगा यूनिटी का, क्योंकि ये जी कलेक्शन ही है, जी इज द कलेक्शन ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n इक्वल 1, इससे लिख सकते हैं bn इक्वल 1। ठीक, तो an इंटू bn करते हैं हम लोग, तो ये हमें मिलता है 1, यानी ए बी होल टू द पावर n इक्वल 1, यानी ए इंटू बी इक्वल 1 टू द पावर 1/n। यानी हम देखते हैं कि ए और बी अगर nth रूट है यूनिटी के, तो ए इंटू बी भी क्या है, nth रूट हो जा रहा है यूनिटी का, यानी ए इंटू बी भी कहाँ चला गया, जी का ही एलिमेंट हो गया, यानी क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें बस मेंशन करना है कि वी नो दैट the multiplication of complex numbers satisfy associative law and elements of G are also complex numbers, so it is also associative in G। okay? आप चाहे तो 3 एलिमेंट्स G के लेके इस चीज को करके भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है दिखाना, लेकिन दिखा भी सकते हैं चाहे तो। ठीक, तो दूसरा लॉ एसोसिएटिविटी जो है उसको जस्ट हमें एसोसिएटिव लॉ इसको जस्ट मेंशन कर देना है। ठीक, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का नोन रिजल्ट है। ठीक, अब थर्ड आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेट जी। ठीक, तो 1 हम देखते हैं एक ऐसा एलिमेंट है जी में जिसको किसी भी एलिमेंट के संग मल्टीप्लाई करें। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जी में जिसको हम इसके संग मल्टीप्लाई करें, चाहे इसके संग चाहे इसके संग, तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलेगा। यानी चाहे 1 इंटू ओमेगा करें तो ओमेगा वापस मिला, 1 इंटू ओमेगा n माइनस 1 करते हैं तो ओमेगा n माइनस 1 मिलता है। ठीक, तो 1 क्या हो गया, इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इन जी। ठीक, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट जी में जो भी एलिमेंट हम लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसमें मिलना चाहिए। तो फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। हमें पता है कि 1 में एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जी का जिसको लगाने पर, मल्टीप्लाई करने पर 1 में हमें आइडेंटिटी मिले। ठीक, तो हमें दिखता है कि 1 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 इज 1। ठीक, अब एलिमेंट्स हमारे बचे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यानी अगर कोई ओमेगा आर हम लेते हैं कहाँ पर, जी में, जहाँ आर की वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है ये एलिमेंट ले तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ये एलिमेंट लेते हैं तो आर की वैल्यू 2, ये एलिमेंट लेते हैं तो आर की वैल्यू n माइनस 1, यानी आर का रेंज हो गया 1 से n माइनस 1। तो हम कहते हैं कि ओमेगा n माइनस आर इज इनवर्स ऑफ, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा आर इन जी। ठीक, तो चेक करते हैं हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता। ठीक, तो चेक करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आर इंटू ओमेगा n माइनस आर इक्वल ओमेगा आर प्लस n माइनस आर इक्वल ओमेगा n इक्वल्स 1। क्यों, क्योंकि ओमेगा हमारा जी में था, यानी ओमेगा इक्वल 1 टू द पावर 1/n implies ओमेगा n इक्वल 1। ठीक, तो यानी ओमेगा आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ओमेगा n माइनस आर का, और ओमेगा n माइनस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ओमेगा आर का। ओके, ठीक, अब ये जो ओमेगा n माइनस आर है इसे हमें चेक करना है, ये जी के अंदर होना चाहिए ना, जी के बाहर नहीं मिलना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आखिर देखते हैं ओमेगा n माइनस आर आखिर जी में है या नहीं। ठीक, हमारे पास आर का रेंज है 1 से n माइनस 1। ठीक, तो n माइनस आर का रेंज क्या होगा, n माइनस आर का रेंज हमारा हो जाएगा, जैसे आर की वैल्यू हम 1 रखते हैं, n माइनस आर का रेंज देखना है, आर की वैल्यू अगर हम लोगों ने 1 रखी तो n माइनस आर क्या हो जाएगा, n माइनस आर इक्वल n माइनस 1। ठीक,
और जब r की वैल्यू हम लोग n-1 रखते हैं तो n माइनस आर क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल 1। जब हम लोग r की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक, जब हम r की वैल्यू 1 रखते हैं तो उस समय n माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाती है, n-1, ठीक। और जब r की वैल्यू n-1 रखते हैं तो n माइनस आर की वैल्यू 1, यानी n माइनस आर का रेंज हमारा हो गया 1 से n-1 के अंदर, यानी ओमेगा n माइनस आर जो है वो भी कंफर्म है जी के अंदर ही होगा। ओके, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ओमेगा आर का वो भी हमको जी के अंदर मिल गया। ठीक, इसके बाद है एबिलियन प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें भी हमें जस्ट मेंशन कर देना है कि वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, सो इट इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव इन जी। ओके, तो यहां से हमारा प्रूव हो गया, हेंस जी डॉट इज hence G is a finite abelian group of order n। ऑर्डर n मीन्स फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स, और ऑर्डर क्या है, जितने इसके पास एलिमेंट्स है जी के, तो हमको पता है जी के पास n एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या है, n। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।